हाँ माइक बंद करिए। हाँ, पिछले टर्म में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। तो आपका डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अटेंशन कीजिए। तो आपको पिछले टर्म में मैंने क्या पढ़ाया था? पिछले टर्म में आपको मैंने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसमें आपको मैंने ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और आपको यूट्रस और क्या बताया था, वेजाइना और एक्सटर्नल जेंटिला माने वल्वा, इतनी चीज़ें मैं आपको बता चुका था। अब आती हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यहाँ पर आपकी एक हो जाती है बर्थोलिन ग्लैंड और एक हो जाती है आपकी मेमरी ग्लैंड्स। तो बर्थोलिन ग्लैंड्स रिप्रोडक्टिव क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मादा की जनन संबंधी ग्रंथियां, मादा की जनन ग्रंथियां। अब देखिए, मादा जनन ग्रंथियों में जब हम बात करते हैं मादा जनन ग्रंथियां, तो उसमें से आपकी एक हो जाती है बर्थोलिन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड्स। बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड निम्न है। अब उसमें एक है आपकी बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड ये हमारे नर के काउपर ग्लैंड के समजात होती है। जो आपको पढ़ाया था काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वही यहाँ पर कहलाती है कौन सी ग्लैंड? बर्थोलिन ग्लैंड। यह नर के काउपर ग्लैंड के, काउपर ग्लैंड के समजात होती है, समजात ग्रंथि होती है। तो किसके समजात होती है? काउपर ग्लैंड्स के समजात होती है। फिर आपकी बात आती है संख्या में, ये भी एक जोड़ी होती है। संख्या में एक जोड़ी होती है, माने वन पेयर इन नंबर। संख्या में एक जोड़ी होती है, संख्या में एक जोड़ी। कहाँ पर ये पाई जाती है? तो यूरिनोजेनाइटल ऑरिफिस से ऑरिफिस के पार्ट्स में पाई जाती है। ये वेजाइनल ऑरिफिस, ऑरिफिस माने मादा जनन छिद्र, जनन छिद्र के पार्श्व में स्थित होती हैं। क्या देती हैं? ये तैलीय क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं। ये तैलीय क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं, क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं। तो इससे क्या निकलेगा? तैलीय और क्षारीय पदार्थ निकलता है। तैलीय क्षारीय पदार्थ को स्रावित करती हैं। तो तैलीय क्षारीय पदार्थ को स्रावित करती हैं। और क्या करती है? यूरेथ्रा को, आपके वल्वा वाले पोर्शन को क्या करती हैं? क्षारीय बनाती हैं। ये वेजाइना को क्षारीय तथा चिकना करती हैं। जिससे इंटरकोर्स सुगमता पूर्वक होता है, जिससे मैथुन क्रिया
सुगमता से होती है, ये मैथुन के लिए होता है। ये ग्लैंड आपकी कौन सी ग्लैंड कहलाती है? बर्थोलिन ग्लैंड। एक जोड़ी होती है और तेली पदार्थ स्रावित करती है, जिससे आपका वो चिकना कर देता है। क्योंकि आपको बताया था वहाँ पर वेजाइना एसिडिक रहता है, लेकिन जब कॉपुलेशन होता है तो बेसिडिक हो जाएगा, तो बेसिडिक यही बनाएगा। तो कौन सा था ये? बर्थोलिन ग्लैंड। ये आपके कॉपर ग्लैंड के होमोलॉगस होती हैं। अगला आता है मेमरी ग्लैंड्स। अगला आ जाएगा मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। और स्तन ग्रंथियां तो आपको मालूम ही है, ये आइडेंटिफाइंग लक्षण होते हैं, पहचान करने वाले लक्षण होते हैं। किसको पहचान कराने वाले? मतलब स्तनधारी की पहचान। तो ये स्तनियों के पहचान लक्षण होते हैं। अगर स्तनीय लक्षण हैं, स्तनी में स्तन ग्रंथियां होंगी ही होंगी। स्तनी का मतलब ही है स्तन ग्रंथियां होना मस्ट है, स्तन ग्रंथियां होना आवश्यक है। अच्छा, अब अगर मानव की बात करें तो संख्या में एक जोड़ी होती है। मानव में संख्या में एक जोड़ी, क्या में एक जोड़ी, लेकिन अलग अलग में इनकी संख्या अलग अलग होती है। एक जोड़ी होती है। जैसे आपने अगर आप पिग या डॉग को देखिए तो कई होते हैं, पिग और डॉग, वो वहाँ पर उदर गुहा में होते हैं और मानव में वक्ष गुहा में होते हैं, ब्रेस्ट भाग में होते हैं। तो मानव में एक जोड़ी है, लेकिन अन्य प्राणी जैसे आप गाय में 4 रहते हैं, गाय भैंस में 4 होते हैं। आप उसमें जाइए कुत्ता और सुअर वगैरह माने पिग में देखिए तो संख्या 16 होती है पिग में। तो इस तरह से रहता है, तो उसका ये नहीं। तो संख्या में एक जोड़ी होती है, मानव की बात हो रही है। मानव में ये ब्रेस्ट भाग, इसी को वक्ष भाग, स्त्रियों में ब्रेस्ट कहा जाता है वक्ष को। तो ब्रेस्ट भाग में पैक्टोरेलिस पेशियों के ऊपर स्थित होती है, के ऊपर पाई जाती है। नर में ये क्या रहती है? रूडिमेंट। नर में नॉन वर्किंग। मानव में भी पाए, नर में भी पाई जाती है। नर में रूडिमेंट्री का मतलब होता है अवशेषी, नॉन वर्किंग। तथा स्त्रियों में, फीमेल में, स्त्रियों में विकसित होती है। और इनका विकास किस पे डिपेंड करता है? पबर्टी पर। स्तन ग्रंथियों का विकास पॉवर्टी, वही यवनता, पॉवर्टी मतलब क्या हुआ? मेंसेस, मासिक चक्र मीनाच से
होता है। तो उसके पहले इनको टीनेज कहा जाता है। जैसे सेमिनार्च होता जाएगा वो बढ़ता है। और मिल्क फॉर्मेशन प्रेगनेंसी पर निर्भर करता है। मिल्क फॉर्मेशन माने दुग्ध निर्माण प्रेगनेंसी माने गर्भधारण प्रेगनेंसी व पार्चुरेशन प्रेगनेंसी व पार्चुरेशन माने शिशु जन्म। मिल्क फॉर्मेशन प्रेगनेंसी व पार्चुरेशन माने होता है शिशु जन्म के साथ हार्मोन द्वारा होता है। हार्मोन से होता है। देखिए ग्रंथियों की वृद्धि तो होती है लेकिन उसमें निर्माण दुग्ध का वो डिपेंड करता है प्रेगनेंसी से। तो हमारे पास संख्या में एक जोड़ी होती है मानव में, लेकिन अन्य प्राणी में की संख्या। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, स्तनियों का पहचान लक्षण है। अगर स्तनी है तो उसमें दुग्ध ग्रंथियां होंगी, उन्हीं को कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? मेमरी ग्लैंड्स। अच्छा, मेमरी ग्लैंड्स। तो देखिए मेमरी ग्लैंड संख्या में एक जोड़ी है और ब्रेस्ट भाग में है। कहाँ पर है? ब्रेस्ट भाग पर है। और इनमें ये स्तनियों के पहचान लक्षण है। इनका विकास पबर्टी और दुग्ध का निर्माण प्रेगनेंसी पर निर्भर करता है। अच्छा, अब आप इसकी अगली बात आती है तो स्तन ग्रंथियों में 15 से 20 पालियां होती हैं, लोब्स होते हैं, जिन्हें मेमरी लोब्स कहते हैं। प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स होते हैं। प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स कोष्ठक होते हैं। अनेकों लोब्यूल्स होते हैं, अनेकों कोष्ठक होते हैं। कोष्ठकों में ही मिल्क का निर्माण होता है। लोब्यूल्स से ही मिल्क फॉर्मेशन, माइक बंद करो, मिल्क बंद करता हूँ, मिल्क इसको आउट ही कर देता हूँ।
मिल्क फॉर्मेशन, लोब्यूल से मिल्क फॉर्मेशन होता है, लोब्यूल फॉर्मेशन, दुग्ध निर्माण, दुग्ध निर्माण होता है। और अब ये जो दुग्ध है, ये दुग्ध क्या है, अब ये भरता किसमें है, लोब्स में। अच्छा, तो लोब्यूल से मिल्क फॉर्मेशन होता है, दूध का निर्माण होता है। मेमेरी लोब मेमेरी लोब, मेमेरी लोब मेमेरी डक्ट में खुलती है, मेमेरी डक्ट में खुलती है। मेमेरी लोब कहाँ खुलेगी, मेमेरी डक्ट में। मेमेरी डक्ट, मेरी डक्ट का शीर्ष फूला हुआ एम्पुला कहलाता है। तो मेमेरी का उसका जो फूला हुआ भाग है वो है एम्पुला। फिर क्या है, एम्पुला खुलता है लैक्टिसिफेरस डक्ट में। एम्पुला पतली लैक्टिसिफेरस डक्ट में खुलता है, लैक्टिसिफेरस क्षीर, लैक्टिसिफेरस डक्ट क्षीर नलिकाओं में खुलता है, में खुलता है। तो क्षीर नलिकाओं में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, लैक्टिसिफेरस डक्ट। और लैक्टिसिफेरस डक्ट जुड़ जाती है एक कॉमन लैक्टिसिफेरस डक्ट से, निपल में खुलती हैं। लैक्टिसिफेरस डक्ट, लैक्टिसिफेरस डक्ट मिलकर कॉमन लैक्टिसिफेरस डक्ट द्वारा, लैक्टिसिफेरस डक्ट द्वारा निपल्स में खुलते हैं, निपल में खुलते हैं। तो देखिए, अब ये डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम बना के फिर समझाऊंगा, पहले नोट कर लीजिए। तो मिलकर उसमें आपके डक्ट में खुलते हैं, निपल उभरा हुआ गोल चुचुक कहलाता है, जिसके चारों ओर टीप, गहरे रंग का एरियोला टिश्यू होता है, माने संयोजी ऊतक होता है। एरियोला टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक, रहता है एरियोला टिश्यू। तो उभरा गोल होता है
जिसके चारों ओर गहरे रंग का एरियोला टिश्यू संयोजी ऊतक होता है। निप्पल के मध्य में ही सूक्ष्म छिद्र, निप्पल के मध्य में सूक्ष्म छिद्र रहता है, जिससे मिल्क निकलता है, मिल्क बाहर आता है। तो दूध का निर्माण हो रहा था, जिससे दूध आता है। अब आपको ये तो मालूम हो गया। और पूरी ग्रंथि के चारों ओर वसा जमा होता है। मेमेरी ग्लैंड के चारों तरफ वसा का जमाव रहता है। जितना ज्यादा वसा हो जाते हैं उतने फैलता है, जमाव रहता है, तो वसा ही बढ़ती जाती है। माने मेमेरी ग्लैंड का साइज बढ़ना माने वसा का बढ़ना होता है। वसा का जमाव बढ़ता जाएगा, मेमेरी ग्लैंड का साइज बढ़ता जाएगा। तो टीनेज जैसे होता है तो आपने सुना होगा, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो इसी के कारण होता है। अच्छा, अब मिल्क का निर्माण किस पर डिपेंड करता है? तो मिल्क का निर्माण पीयूष ग्रंथि से निकलती है। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क का निर्माण पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन व प्लेसेंटा से निकलने वाले लैक्टोजेनिक हार्मोन पर निर्भर करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन पर करता है। तो ये हार्मोन सही काम करेंगे तो उतना अच्छा मिल्क का निर्माण होगा मेमेरी ग्लैंड। लेकिन मिल्क का इजेक्शन माने मिल्क का बाहर निकलना, तो मिल्क तब बाहर निकलता है जब बेबी सकलिंग करता है। तो वो डिपेंड करता है ऑक्सीटोसिन पर। ये तो मिल्क का निर्माण कौन कौन हार्मोन? प्रोलैक्टिन और प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक। अच्छा, अब आता है मिल्क का निष्कासन। दुग्ध का निष्कासन, इसको कहते हैं इजेक्शन। मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर निर्भर करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर करता है। और आपने शायद सुना होगा, गाय भैंस को लोग मिल्क निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं, जिससे वो अपने मिल्क को खींच नहीं पाता है। बाकी अगर आपके किसी घर में गाय भैंस पला है गाय भैंस और आपने देखा होगा उसमें, तो पहले हम बछड़े को इसके बच्चे को छोड़ते हैं। बच्चा जब उसके थीट माने निपल को जब टच करता है, तब वो मदर उसको आइडेंटिफाइड कर लेती है। और तब वो ये एक ब्रेनल सिस्टम है पूरा, उसके मस्तिष्क से होता है, वो अपने बच्चे के लिए मिल्क को लाती है नीचे और फिर हम उसके मिल्क को खींच लेते हैं। ये हम लोग वो है, लेकिन वो बच्चे के लिए लाती है। लेकिन अब आजकल के जो दूध वाले होते हैं
बेचने वाले वो सीधे उसके वहाँ पर इंजेक्शन लगा देते हैं और पूरा का पूरा मिल्क अब वो राइजअप नहीं कर पाती है और पूरा का पूरा वो मिल्क निकाल लेते हैं। अब अलग अलग होता है, मानव में करीब 1 से 2 लीटर मिल्क होता है। और लेकिन जानवरों में आपने देखा होगा कई कई गाय तो 20-20 लीटर दूध देती हैं, 20 लीटर 30 लीटर तक दूध देती हैं। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ऑक्सीटोसिन से दूध आता, ऑक्सीटोसिन से बनाता नहीं। ऑक्सीटोसिन बनाना अलग काम है, बनाना है इसके नीचे जो लिखा था मैंने, प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक, लाता ये है। तो इस प्रकार मिल्क इजेक्शन होता है। तो जब इजेक्शन होता है तब आता है। अच्छा अब आता है, अब मैं इस ग्लैंड का डायग्राम बना के अब समझाता हूँ कहाँ कैसे होती है ग्लैंड। तो अब आप देखिए ये ग्लैंड, ये हो गया निपल्स, और ये हो गया इसका पोर। अब ये और भी बना सकते हैं आप। ये 15-20 होते हैं, ये 15-20 होते हैं, मैंने 5 दिखा दिए।
अब आप देखिए, ये आपके सामने है मेमोरी ग्लैंड्स। ये एक मेमोरी ग्लैंड्स का सेक्शन करते हैं तब आपको इस तरह का दिखेगा। अब मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन करेंगे तो देखिए, ये है मेमोरी लोब। आपको जो बताया इसको कहेंगे मेमोरी लोब। सफ़ेद वाला ये मेमोरी लोब। यहाँ पर क्या होता है? स्टोर द मिल्क। यहाँ पर क्या होगा? मिल्क स्टोरेशन। यहाँ पर क्या होगा? मिल्क स्टोर, दुग्ध संग्रह। यहाँ पर रहेगा दुग्ध संग्रह। मेमोरी लोब्स है, माने स्तनी पाली। संख्या आपको बताई थी कि संख्या कितनी है? 15 से 20 तक होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके अंदर ये जो भरे हैं इनको कहते हैं लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स माने स्तनी कोष्ठक। यहाँ पर क्या होता था? आपको बताया था मिल्क का निर्माण, मिल्क श्रावण, दुग्ध श्रावण यहीं से होता है और भंडारण यहाँ होता है। अच्छा, ये होती है मेमोरी डक्ट्यूल्स। और इनके बाद ये जो खुलता है, ये वाली जो ट्यूब होती है, पीली वाली आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। जो सबकी अपनी है मेमोरी डक्ट। स्तनी नलिका, ये नलिका है। और इसका जो सिरा होता है फूला रहता है, इसको एम्पुला कहते हैं। ये एम्पुला हो गया। इसी का ऊपरी सिरा फूल जाता है। मेमोरी स्तनी नलिका का ऊपरी सिरा जो फूला होता है, उस फूले सिरे को क्या बोलते हैं? फूले सिरे को ही बोलते हैं स्तनी एम्पुला। और ये होती है लैक्टिसिफेरस डक्ट, सफेद वाली, इसको बोलते हैं लैक्टिसिफेरस डक्ट, माने क्षीर नलिका। और क्षीर नलिकाएं आपकी मिल जाती हैं, कॉमन हो जाती है, तो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं निपल, चुचुक। जो उभरा रहता है गोल, इसे बोलते हैं चुचुक। और ये यहाँ पर होता है छिद्र, तो ये होता है छिद्र, पोर्स, जहाँ से मिल्क बाहर आता है। जब यहाँ प्रेशर पड़ता है तो मिल्क बाहर आता है। ये होता है एरियोला। ये होता है एरियोला। और ये पूरा होता है फैट, एडिपोस टिश्यू। मतलब क्या है? वसीय ऊतक। ये है वसीय ऊतक, यहाँ पर वसा जमाव है। और ये जो नीचे है ये पेक्टोरेलिस है, पेक्टोरेलिस मेजर मसल। और ये इंटरकॉस्टल है। इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट भाग से जब आप देखते हैं, स्त्री के ब्रेस्ट भाग से देखते हैं, अब आप समझ लीजिए। तो स्तन ग्रंथियां स्तनियों की पहचान होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों की पहचान होती है। स्तन ग्रंथियां क्या है? स्तनियों की पहचान। तो ये स्तनियों की पहचान वाला भाग है। स्तनियों की पहचान यहीं से होती है। और स्तनियों की पहचान यहाँ से की जाती है। स्तनियों की पहचान कहाँ से की जाएगी? तो वो आपके यही स्तन ग्रंथियों से की जाएगी। तो स्तन ग्रंथियां हर स्तनी में पाई जाती हैं। अगर स्तनधारी है तो उसमें स्तन ग्रंथियां होंगी। अब मानव में एक जोड़ी होती है, मैंने बताया, और कहाँ होती है? ब्रेस्ट भाग में।
मेल में इसको चेस्ट कहते हैं और फीमेल में उसी भाग को ब्रेस्ट कहते हैं। ब्रेस्ट भाग में रहती है। अब लेकिन कुछ लोगों की उदर गुहा में रहती है, जैसे जानवरों में कहाँ रहती है? उदर गुहा में। आपने कुत्ता, बिल्ली, इनमें सब में देखिएगा तो कहाँ पर रहती है? उसके उदर गुहा में। लेकिन अब देखिए उसके बाद संख्या भी अलग अलग होती है, लेकिन मानव में संख्या में एक जोड़ी होती है। मानव में संख्या में एक जोड़ी होती है और एक जोड़ी ये पाई जाती है और ब्रेस्ट भाग में पाई जाती है। स्तन ग्रंथियों में 15 से 20 लोब होते हैं। स्तन ग्रंथियों में क्या होते हैं? 15 से 20 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स होते हैं। प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स, प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स। देखिए प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स, तो प्रत्येक लोब में अनेकों लोब्यूल्स होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया? 15 से 20 लोब्स हैं। मैंने आपको ये 3 3 6 बनाए। 15-20 लोब्स हैं। हर लोब्स के अंदर सैकड़ों हजारों लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स में ही मिल्क बनता है और भरता इसमें आकर है लोब्स में, और फिर लोब्यूल्स खुलती नली और वो नली मिल जाती है जिसको कहते हैं मेमरी डक्ट, स्तनी नलिका। तो वो नलिका इससे मिल्क लेकर इस नली में आती है। इस नली का जो अंतिम सिरा होता है वो फूला हुआ होता है। अंतिम सिरा फूला हुआ होता है जिसे बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला खुलते हैं फिर प्रति नलिकाओं में, उनको कहते हैं लैक्टिसिफेरस, और लैक्टिसिफेरस जुड़ जाती हैं और उभरे हुए भाग में खुलते हैं। उस उभरे हुए भाग को कहते हैं निपल, और निपल पर जो छिद्र होता है इसी से मिल्क बाहर आता है। बिल्कुल सेंटर पे छिद्र होता है। इसको घेरे में डीप कलर की ये एरियोलर टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, एरियोला कहलाता है, और इसके चारों ओर बहुत वसा जमा रहती है। जैसी वसा बढ़ती जाएगी उसी आधार पर साइज बढ़ता रहता है। अब मिल्क देखिए बनना शुरू हो जाता है, और मिल्क जब निकलता कब है? जब शिशु जन्म होता है। ऑक्सीटोसिन तभी आता है जब शिशु का जन्म होता है। माने ऑक्सीटोसिन आपको बताया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन तभी निकलेगा जब शिशु का जन्म होता है। ये अब क्या है? स्तन ग्रंथि। तो शिशु के जन्म के साथ ऑक्सीटोसिन आता है, तभी लेबर पेन आता है। माने माँ को बहुत तेज दर्द आता है, उसी दर्द के साथ डिलीवरी होती है, बच्चा आता है, और जब बच्चा आता है तभी मिल्क निकलेगा। और उस मिल्क को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और शुरू के फर्स्ट डे, बल्कि गाय भैंस में 3 डेज का मिल्क कोलोस्ट्रम कहलाता है। तो प्रारंभ के 3 डेज का मिल्क कोलोस्ट्रम कहलाता है। बहुत कुछ आता है। ये पीले रंग का गाढ़ा सा होता है और बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये पीले रंग का गाढ़ा होता है, ये पीला व गाढ़ा रहता है, और इसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए IMA गांडी होते 5 होते हैं, ए इसमें बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन भी रहती है। तो ये दूध जो होता है शुरू के 3 दिन का, बल्कि पहले दिन का सबसे गाढ़ा रहेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो पतला होता जाएगा। ये जानवरों में और मानव में भी होता है गाढ़ा, लेकिन जानवरों का बहुत ज्यादा होता है। और जानवरों में आपने कुछ लोगों ने खाया होगा जिसको पीयूष या कुछ नाम से जानते हैं गांव में, तो उसको खिजरा विजरा इस तरह बनाते हैं चीनी और वो डालकर। इलायची जरूर डालते हैं इसमें, नहीं तो ये बहुत अनडाइजेस्टेबल रहेगा। तो रहता बहुत पौष्टिक है, लेकिन ज्यादा नहीं खाया जा सकता है। तो उस तरह से ये रहता है आपका। और मिल्क में होता क्या क्या है? तो
तो मिल्क में जल तो सबसे ज्यादा होता है, और मिल्क सबसे अच्छा पोषण है, आइडियल फूड। विश्व में जो भी भोजन अवेलेबल है उन सब में बेस्ट फूड जो होता है वो दूध और अंडा माना जाता है। सबसे बेस्ट फूड दूध और अंडा ही होता है। तो दूध देखिए, अब दूध में केसिन प्रोटीन होती है, जल होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, फैट होता है, घी उसी से बनता है, तो फैट होता है, सभी होते हैं, विटामिन सी लोअर होता है, आयरन और विटामिन सी लोअर होता है, पुअर होता है, कम होता है, बाकी कैल्शियम फास्फोरस बहुत होता है। तो आपका दूध बहुत अच्छा, दूध की प्रोटीन को केसिन कहते हैं, और दूध की कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहते हैं। आप कच्चा दूध गाय का निकला हुआ हो, आप तुरंत पीजिए, आपको हल्का मीठापन लगेगा, वो लैक्टोज के कारण। तो दूध में शक्कर भी है, दूध में प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी है, जल भी है, तो सब चीज है, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज और होती है, दूध को हम आसानी से, देखिए दूध का पाचन रेनिन करता है, और रेनिन हम लोगों में पहले रहता है, बचपन में तो रहता है बिल्कुल पैदा होने में, लेकिन बाद में रेनिन काम नहीं करता होता है, तो पेप्सिन को करना पड़ता है। तो इसलिए दूध पीने या खाने के बाद थोड़ा रेस्ट का मतलब थोड़ा चलना चाहिए। अगर थोड़ा सा चल लेते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, लिटिल डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब कुछ लोगों को दूध के सामान से एलर्जी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, और मस्तिष्क के लिए भी दूध जरूरी है, और दूध बहुत अच्छा भोजन है। ये था आपका। और एक ग्लैंड और होती है पेरिनियम। पेरिनियम ग्रंथि जनन का काम नहीं करती है, वो एक गंध उत्पन्न करती है, जनन से नहीं होती है, वो एक गंध उत्पन्न करती है पेरिनियम ग्रंथियां। तो अब ये पूरा हो गया। कल आपको गैमेटोजेनेसिस बताऊंगा, शुक्र जनन और अंड जनन कल आपको बताऊंगा। तो ये आपका था। तो वो जो मैंने लिखा था उसको मैंने एक एक करके ये डिफाइन किया, आपको एक एक पॉइंट उसमें क्या क्या थे, और ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मिल्क बहुत ही अच्छा आइडियल फूड है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, और अब आप पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू। एंड करते हैं।